हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका चाणक्य के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं अंकुश टावरा, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका इंग्लिश गुरु, आपके लिए लेके आया हूं फिल इन द ब्लैंक्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कुछ ग्रामेटिकल कांसेप्ट समझने के साथ साथ वोकैब के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और 10 क्वेश्चंस तो सॉल्व कीजिए। मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए लास्ट में कि आपके आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव डैश। अब देखिए, ये सेंटेंस एक क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, ठीक है, और इससे आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो पंजाब स्टेट के एग्जाम्स हो, चाहे आपका एसएससी आने वाला है, चाहे एचएसएससी की बात हो। होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव। देखिए, पहली बात तो ये सेंटेंस कैसा है। कई बार हम मान लीजिए इसी सेंटेंस पे बात करते हैं, आप कहीं पे घूमने चले गए, ठीक है, अब आप उस घूम के जिस होटल में रुके वहां से जब निकले, जब बिल देखा आपने, टोटल बिल जो बना उसका, जो फूड का बिल था, उनकी सर्विसेज का बिल था या उनके होटल रूम्स का, अपने दोस्त से पूछते हैं यह होटल बड़ा महंगा था, है ना। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए लास्ट में कहते हैं है ना ऐसा लगा तुम्हें। तो जब भी ऐसी बात आपको कंफर्मेशन के लिए चाहिए, उस सेंटेंसेस को कहते हैं क्वेश्चन टैग के सेंटेंसेस। जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड कहता है यार ये क्लास काफी इंटरेस्टिंग है ना। तो अगर इस तरह की बात आपने करनी हो तो क्वेश्चन टैग का सेंटेंस आपके लिए बनाना इंपॉर्टेंट है। तो जो बात मैंने अभी कही उस सेंटेंस को भी लिख देता हूं, थोड़ी इंट्रिकेसीज इसकी समझाने की आपको कोशिश करूंगा। जैसे कि दिस क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, ठीक है। तो समझते हैं इंट्रिकेसीज क्या है, किन दो बातों का आपको मेजरली ख्याल रखना है। सबसे पहली बात है कि जो भी सेंटेंस आप लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन टैग के पहले उस सेंटेंस को चेक कीजिए। अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव। वाइस वर्सा, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा जी, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो टेंस यहां पे यूज किया जाएगा वही सिमिलर टेंस आपको यहां पे यूज करना है। यू शुड नॉट चेंज द टेंस ओवर हियर, ठीक है, सिमिलर टेंस आपको यहां यूज करना है। तो देखते हैं, आप देखिए, जैसे कि इसमें नोट लिखा था, ये नेगेटिव सेंटेंस है, वॉज लिखा है, पास्ट का टेंस है, ठीक है, तो पास्ट में ही आंसर आएगा। इस वजह से ऑप्शन डी और सी रिमूव हो गए जो इज के अंदर गिवन थे, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहां पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव वॉजंट इट भी डिलीट हो गया, बचा कौन सा, वॉज इट, ठीक है। तो दिस विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन ए। अब आप ये सोच के देखिए कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। दिस क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो आप क्या बनाएंगे, इजंट इट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल जाया करते हैं, चाहे वो स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वोकैब की नॉलेज पे बेस्ड है, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक करने के लिए। सो द डैश ऑफ आवर सिविलाइजेशन, इतनी तो क्लियर है बात कि यहाँ पे द आर्टिकल लगा है, तो आर्टिकल के बाद आना तो यहाँ पे देखो नाउन है, और देखा जाए तो जो चारों वर्ड्स हैं, एडजस्टमेंट, माइग्रेशन, रूट या फिर मेटामॉर्फोसिस, चारों नाउन्स भी हैं, ठीक है। सो द डैश ऑफ आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू टुडेज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज अकम्पनीड बाय वॉर। तो ये कहना चाह रहा है जो हमारी सिविलाइजेशन जो कि एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी से शुरू होके आज के कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में चेंज हो गई है, उसमें हाथ सारा किसका था, वॉर का था, ठीक है। दोस्तों ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट, तो ये एडजस्टमेंट नहीं हुई, एग्रीकल्चर सोसाइटी से हमारी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में एडजस्टमेंट नहीं हुई, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है। माइग्रेशन का दोस्तों मतलब होता है कि लोग माइग्रेट कर गए, ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, उसमें चेंजेस आने की बात हो रही है, ना कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट नहीं कर रहे लोग यहाँ से, तो माइग्रेशन इसलिए इनकरेक्ट हो गया। जैसे कि माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं, तो जब अब उनको पता है कि कहीं पे भी फेमिन, सूखा पड़ने वाला है, या कहीं पे उनको हैबिटेट की प्रॉब्लम आएगी, हैबिटेट लॉस हो गया, कहीं पे पानी नहीं है, बारिश कम हुई, तो वो माइग्रेट करते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करते हैं, ताकि वहां पे उनको प्रॉम्प्ट क्वांटिटी के अंदर फूड और वाटर सप्लाई मिल सके, ठीक है। तो द रूट ऑफ आवर सिविलाइजेशन भी नहीं होगा, रास्ते की बात नहीं हो रही, पहली बात तो हम चल नहीं रहे किसी रास्ते पे, राइट। तो वहां बात हो रही थी बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए, चाहे फिर उसका कह लीजिए एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब चेंजेस होते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन कह लीजिए, चाहे आप ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए, चाहे फिर आप यूज कर लीजिए वर्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब एवोल्यूशन ही होता है, ठीक है, कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर सोसाइटी से आज के कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में एंटर कर गए, जितने इवॉल्व हो गए हम लोग, दैट वाज अकम्पनीड बाय
वॉर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अपने आंसर्स लिखते रहिए कितने करेक्ट हुए आपके, क्योंकि लास्ट में आपने मुझे बताना भी है कि आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल, डैश विंस दिस सिविल वॉर, कोई भी जीते सिविल वॉर को, देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री, थोड़ा बहुत हर्षोल्लास तो होगा ही जीत पे। ठीक है, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट ना के इक्वल, ये भी चीज आप ध्यान रखिए, ये कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है। लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो के इक्वल, ठीक है, बहुत ही कम होना, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम अ लिटिल कहते हैं तो अ लिटिल का मतलब क्या होता है, सम, मतलब कुछ क्वांटिटी में होना। तो अक्सर हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इसको यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव एक्सप्रेशंस के लिए इसको यूज करते हैं। इसके ऊपर भी आपसे स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो डैश मींस दिस सिविल वॉर देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री। ठीक है, विच एवर आपको, अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप विच वर्ड को लिविंग मींस के लिए लगा नहीं सकते, बट फॉर दैट यू मस्ट हैव सम ऑप्शंस। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको कह दूं, आउट ऑफ दीज 3 men which do you think will be selected for the post। तो out of these 3 men, जब आप लोगों में लिविंग मींस में ऑप्शंस दे देते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं, तो ऑप्शंस के केस में आप विच यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि विच लिविंग मींस के लिए यूज नहीं होता, बट यहां ऑप्शंस नहीं थी इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए को। whoever कोई भी जीते, Whatever तो किसी मैनर किसी बात के लिए, यहां तो बात किसी इंसान की हो रही है तो आप भी जानते हैं। Wherever किसी प्लेस के लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन ओवर हियर, कि कोई भी इसको जीते, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, whoever wins this civil war। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर आपका आंसर ठीक हुआ तो कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। क्वेश्चन नंबर 4, एज ही गॉट ओल्डर, तो जैसे ही वो बूढ़ा हुआ और बूढ़ा हुआ, his belief in these principles, उसका जो विश्वास बना हुआ इन प्रिंसिपल्स में, did not dash, वो नहीं हिला। ठीक है, did not dash, इतना क्लियर है कि did के साथ हमेशा याद रखिएगा आनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। दोस्तों जब भी आप हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में डू, डस या फिर डिड को यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, आई रिपीट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इनको तभी माना जाएगा जब सेंटेंस में 2 वर्ब्स एक साथ प्रेजेंट हैं, फिर फर्स्ट वन क्या हो जाती है, हेल्पिंग, और इनके बाद फॉलो की जाती है मेन वर्ब। तो ध्यान रखिए अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिले तो ध्यान रखना ये वर्ब जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, और देखा जाए तो भगवान की दया से ये 4 ऑप्शन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो चलिए, सबसे पहला है, मतलब जैसे ही वो बड़ा हुआ, क्या होता है ना, जब हम थोड़े एज में बड़े हो जाते हैं ना तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है या फिर हमारे इरादे डगमगाते हैं। इवन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड भी है इंग्लिश में, एक एडजेक्टिव है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग दोस्तों एक एडजेक्टिव है, एक ऐसे पर्सन के लिए यूज किया जाता है जिसके इरादे डगमगाते नहीं। ठीक है, जो बड़ा ही परसिस्टेंट होता है अपनी अप्रोच में। परसिस्टेंट है मतलब वो लगा हुआ है, लगातार एफर्ट्स कर रहा है, बीच में हार नहीं मान रहा, हु इज नॉट गिविंग अप ऑन एनीथिंग। ठीक है, जिसको आप स्टेडफास्ट भी कह सकते हैं। इसी पर्सन के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं आप टेनेशियस या फिर डोगेट, और भी बेसिक वर्ड्स जैसे कि कमिटेड है, ठीक है, डेडिकेटेड वर्ड है, तो ये सारे इसके लिए यूज हो जाएंगे। मींस द पर्सन इज वेरी फर्म टुवर्ड्स हिज गोल्स। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, His belief in these principles did not, मतलब वो नहीं हिला, उसका बिलीफ सिस्टम जो था वो डगमगाया नहीं। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों विदर। विदर इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि विदर का मतलब होता है टू गेट वीक एंड डिसअपियर। तो किसी भी चीज का, जैसे हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, इवन ह्यूमन बॉडी की बात कर लीजिए, मतलब दिन ब दिन ये ह्यूमन बॉडी भी क्या होती है, डिके होती है। ठीक है, आप इसको इजी वर्ड्स में डिके करना भी कह सकते हैं। तो जैसे जैसे ये वीक पड़ती रहती है उसके बाद डिसअपियर मतलब गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है जब एक पर्सन की डेथ होती है। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स हैं, वो भी धीरे धीरे पानी ना मिले उनको सूखते चले जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसको विदर करना कहते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों शेक। शेक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए, सपोज आपके पास कोई भी कैंडल है, ठीक है, अगर आप कैंडल को पकड़ के हिला रहे हैं दैट मींस आप कैंडल को शेक कर रहे हैं, लेकिन जो कैंडल की ऊपर जो आग लगी हुई है, ठीक है, जो भी उसकी वेव्स है, ठीक है, अगर मान लो तेज हवा चलती है तो वो क्या करती है, फ्लिकर करती है।
ठीक है। तो कैंडल का फ्लिकर करना मतलब हवा की वजह से उसकी जो आग है, ठीक है, उसका डगमगाना। तो वहां पे फिजिकल ऑब्जेक्ट को आप कैंडल के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका हिलना थोड़ा बहुत, उसके जो ऊपर की आग है उसके लिए वर्ड हम फ्लिकर यूज करते हैं। इसके बाद वर्ड आता है सी ऑप्शन में वेवर, ठीक है, वेवर, जो कि इसका करेक्ट आंसर भी होगा। देखो मैंने आपको वर्ड भी बताया अनवेवरिंग, तो जो वेवर करे दैट मींस डगमगाते हैं उसके इरादे, ठीक है, डर जाता है, बीच में गिव अप कर जाता है। अनवेवरिंग जो नहीं डगमगाता, तो उसके इरादे डगमगाए नहीं, वेवर नहीं किए। लास्ट ऑप्शन आप कहेंगे लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए शायद, आंसर गलत है, मीनिंग बता देता हूं। डिदर का मतलब होता है टू हेजिटेट, हेजिटेट करना, फियरफुल रहना, मतलब कहीं पे किसी को स्टेज पे बुला लिया, जी हाँ जी परफॉर्म कर दो या फिर कुछ स्पीच बोल दो, तो वो डिदर कर रहा है, मतलब वो हेजिटेट कर रहा है, वो इनडिसाइसिव हो रहा है, ठीक है, फैसला नहीं ले पा रहा कि मुझे करना है कि नहीं करना। तो आउट ऑफ फियर हो सकता है, आउट ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, राइट। तो 4 सवाल हो चुके हैं, आप देखते रहिए आपके कितने करेक्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शंस। वो आपने सुना होगा, धर्मराज की बात सुनी होगी कि धर्मराज को आपको सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा अपने कर्मों का, ठीक है। तो दुनिया का कोई वर्जी इंसान हो इज अकाउंटेबल, ध्यान रखिए प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट को, किसको आपने जवाब देना है, अकाउंटेबल के बाद प्रेपोजिशन टू आती है। जैसे कि मैं कहता हूं कि दी एम्प्लॉइज आर अकाउंटेबल टू मी, वो मेरे लिए अकाउंटेबल है, किस चीज के लिए, फॉर देयर वर्क, फॉर देयर एक्शंस, फॉर देयर मिस्टेक्स, ठीक है। किस चीज के लिए अकाउंटेबल है कोई भी, वो प्रेपोजिशन फॉर से बताया जाएगा, तो फॉर हिज एक्शंस। इस बात को एक और इंपॉर्टेंटली याद रखिए, स्पोर्टिंग का क्वेश्चन बन सकता है। यहां पे कई बार आपको देयर वर्ड देखने को मिल सकता है दोनों के दोनों ही पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जो पोजेशन दिखाते हैं ओवर समथिंग, ठीक है, किसी भी पर्सन की। पर ध्यान रखिए आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन है, विच इज व्हाट, सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर नहीं हो सकता, क्योंकि देयर होता है दे के लिए और दे होता है जी प्लूरल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हिज ही होना चाहिए, या फिर कभी आपको न्यूट्रल बात करनी हो तो आप हिज और हर कह सकते हो, जिससे मेल फीमेल दोनों आ जाए, ठीक है। तो अबाउट, टू और ओवर निकल जाता है, आंसर आता है आपका ऑप्शन बी 4, ठीक है जी। इसी के साथ एक सिप और लेते हुए अगला सवाल शुरू करते हैं। यस, अच्छा, क्वेश्चन टैग जो सबसे पहला सवाल था हमारा आज की क्लास का, उसी में से आपसे क्वेश्चन और पूछा गया, योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, कि तुम्हारे फादर तो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे डैश। इतना पता है कि ये पॉजिटिव है, इतना पता है कि इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है, पास्ट का टेंस यूज हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप इस चीज से मत पढ़ना कि यहां पे डस या डू या डिड कब आएंगे। देखो इनका काम तब आएगा जब सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। यहां पे कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, मतलब सिंपली कह रहे हैं वो प्रिंसिपल थे, और यूज टू लगा रहा है मींस उनके रूटीन की बात कर रहा है। यूज टू में हम पास्ट हैबिट या रूटीन की बात करते हैं, ठीक है, एक लॉन्गर ड्यूरेशन के एक्शन को दिखाने के लिए। नाउ अगर मैं ये कहता ना यू मेड अ मिस्टेक, कि तुमने एक गलती करी, ठीक है। अब इसमें देखो एक्शन हुआ भाई, तो इसका क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे डू डस या डिड की हेल्प से। डू और डस बन नहीं सकते क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट है, तो बच्चा डिड, तो डिड के साथ आप नोट लगा दीजिए डिडंट यू। तो जब कोई एक्शन परफॉर्म होगा तभी आपको डू डस या डिड के साथ बनाना है अपना क्वेश्चन टैग। लेकिन अगर किसी पर्सन की स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, जो कि इज एम आर वर्स हो सकते हैं, या यूज टू में लॉन्गर एक्शन दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इतना पता है कि पास्ट है, प्रेजेंट में आंसर नहीं आएगा। अब डिड ही क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं कहता हूं योर फादर यूज टू मैनेज द कॉलेज, यूज टू मैनेज द कॉलेज, तो कॉलेज को मैनेज किया करते थे, ठीक है, या कॉलेज को हेड किया करते थे, फिर आप डिड लगा सकते थे। और वैसे भी इसमें नोट नहीं लगा हुआ, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना चाहिए ना, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। तो अगर मैं कहता योर फादर यूज टू मैनेज दिस कॉलेज, फिर आंसर हो सकता था डिड नॉट ही, ठीक है, बट अभी नहीं। डस तो वैसे ही नहीं आ सकता क्योंकि बात पास्ट की हुई है, टेंस सेम रखना हमने। इज वैसे नहीं आ सकता, बात पास्ट की हुई है तो हमें पास्ट ही रखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी वाज़न्ट ही, क्या वो नहीं थे कॉलेज के प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला सवाल डिस्कस करते हैं। अगला सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। द हाउस वाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन। तो हाउस वाइफ केक को, उसकी स्मेल आती है उसको बर्न होने की, और वो दौड़ती है स्विच ऑफ करने के लिए अवन को। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं। गलती क्या करते हैं, देखो स्मेल तो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि हाउस वाइफ कैसा सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगी उस वर्ब के लास्ट में एस और ई एस लगा ही होना चाहिए, तो स्मेल तो नहीं आएगा।
तो स्टूडेंट स्मेल्स लगा देते हैं, ठीक है, कि इतना ही सेंटेंस पढ़ा और फटाफट से आंसर लगा दिया। जरा ये ध्यान दीजिए कि सेंटेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का नहीं है। इसमें देखिए रैन लिखा हुआ है, तो रैन पास्ट है ना, तो पास्ट के हिसाब से यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्मेल्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, कि उनको स्मेल आई और वो फटाफट से दौड़ी स्विच ऑफ करने के लिए ओवन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स, अगर तुमने रूल्स को फॉलो किया होता, यू डैश डिस्क्वालिफाइड। ध्यान रखिए हमेशा जब भी आपके इफ वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस विच मींस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हो, तो आपको अपने प्रिंसिपल क्लोज के अंदर भी परफेक्ट इन्फिनेटिव को यूज करना होता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब है विल का पास्ट वुड, कैन का पास्ट कुड, साथ में आपको हैव यूज करना है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव V3 भी आ सकता है, कुड हैव V3 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर तुमने रूल्स फॉलो किए होते तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना था, ठीक है। पहली बात तो ये कि यहां पे हमें पैसिव वॉइस की जरूरत है, कारण कि रूल्स इस बंदे ने ब्रेक किए हैं और डिस्क्वालीफाई ये थोड़ी करेगा किसी को, डिस्क्वालीफाई इसको किया जाएगा ना, तो पैसिव वॉइस अप्लाई करना पड़ेगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है, यहाँ पे हैव के साथ बीन भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो पहले देखिए ये तो प्रेजेंट का विल, इसको निकाल दीजिए, ये भी प्रेजेंट का विल, इसको भी निकाल दीजिए। अब इसमें वुड नॉट बी है, ये तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा है, इसमें हैव तो आया ही नहीं, दिस विल आल्सो बी इनकरेक्ट, ऑप्शन बी निकल गया। तो बचा क्या, वुड नॉट हैव बीन। तो ध्यान रखिए इस पर्टिकुलर रूल को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इफ वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, आसान तरीका याद रखने का है, यहां परफेक्ट हो तो यहां भी परफेक्ट होना चाहिए, और परफेक्ट हैज और हैड के बिना बनते नहीं है। आई होप यू गॉट इट क्लियरली, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर डी, ओके। तो चलिए जी 9th क्वेश्चन करते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क, तो कंपनी मुझे टाइम लेने देती है काम से हटके, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि लेट के साथ हम लोग हमेशा ही बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। दोस्तों बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है, सबसे पहले अगर बात इन्फिनेटिव की हो तो वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेयर का मतलब खाली, विच मीन्स खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही एक होती है टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव का मतलब क्या बना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि मुझे सोने दो, हम क्या कहते हैं, लेट मी स्लीप। उसे जाने दो, लेट हर गो। तो जब भी आप लेट को यूज करते हैं उसके बाद वाली वर्ब के साथ टू नहीं आ सकता, या वो आईएनजी में नहीं हो सकती, इट हैज टू बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी लेट मी टेक, टेकिंग निकल गया, टू टेक निकल गया, और टुक तो वैसे ही नहीं आएगा, लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेयर इन्फिनेटिव। तो कंपनी लेट मी टेक, कंपनी मुझे लेने देती है टाइम, ठीक है। ओके जी, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, आई अज्यूम डैश विद मी। तो मैं क्या मानता हूं, आई अज्यूम व्हाट, आई अज्यूम एवरीवन अग्रीइंग विद मी, दैट एवरीवन अग्रीज। देखो सबसे पहली बात तो आई अज्यूम के बाद अगर आपको एक सेंटेंस ऐड करना है, ठीक है, तो आप क्या अज्यूम करते हैं, तो आई अज्यूम के बाद आप दैट से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। और अगर यहां पे बात हो रही है आई अज्यूम जो कि प्रेजेंट है, तो आपको आगे की बात प्रेजेंट से ही करनी है, ठीक है। अब इसमें एवरीवन के बाद इन्होंने आईएनजी फॉर्म अग्रीइंग लगा दी, ठीक है। एवरीवन अग्रीइंग, या तो हर कोई सहमति दिखा रहा है, एवरीवन इज अग्रीइंग विद मी, ठीक है। सो ये तो गलत होगा, ऑप्शन है एवरीवन टू अग्री, ठीक है। टू अग्री नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप कहते हैं कि मुझे लगता है कि हर कोई मेरे से सहमत है, तो अग्री करना मतलब आगे का प्लान करते हो। सपोज मैं सेंटेंस लिखूं आई डिसाइडेड, या फिर आई इंटेंडेड, या फिर आई प्लान्ड टू अग्री विद हिम। तो मैंने क्या प्लान किया कि मैं अग्री करूंगा, तो व्हाट आई विल डू इन फ्यूचर, उसके लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनिटिव आप लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सी निकल गया, दैट एवरीवन फिर से टू अग्री आ गया, दिस विल आल्सो बी रॉन्ग। तो आई अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करता हूं मैं, दैट के बाद आपको स्टेटमेंट लगानी है, दैट एवरीवन हर एक पर्सन अग्रीज विद मी, मेरे साथ सहमत है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अगली वीडियो के अंदर आपको 10 ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे अलग कॉन्सेप्ट्स के अंदर, ठीक है। वीडियोस के साथ बने रहिए। अगर आप एसएससी एग्जाम्स या पंजाब स्टेट के एग्जाम्स या फिर हरियाणा स्टेट के एचएसएससी एग्जाम्स या रेलवेज एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के मिलते हैं, ठीक है। तो फिर से आपसे मुलाकात होगी, आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका भाई। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।